नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। आइए नजर डालते हैं दोपहर के कुछ बड़ी और अहम खबरों की तरफ। बड़ी खबर इस वक्त राजस्थान के चुरू से है, जहां बताया जा रहा है कि वायुसेना का एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के चुरू से रतनगढ़ से खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया है। चुरू के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश की सूचना से सनसनी। स्थानीय लोगों द्वारा हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही राजलदेसर थाने से पुलिस टीम मौके की ओर रवाना हो गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राजस्थान के चुरू से यह खबर, जहां बताया जा रहा है कि वायुसेना का एक विमान क्रैश हुआ है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौका वारदात की तरफ रवाना कर दी गई है और अभी तक फिलहाल किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। राजस्थान के चुरू से रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव की यह घटना, जहां वायुसेना के प्लेन क्रैश की खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वायुसेना का कौन सा प्लेन था या उसको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर ये भी आ रही है कि मलबे से 100 बरामद भी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के चुरू से, जहां रतनगढ़ इलाके के भानुदा गांव में एक वायुसेना के प्लेन क्रैश होने की खबर आ रही है। घटना दोपहर करीब 12:40 पर बताई जा रही है। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि विमान में कितने लोग सवार थे इसकी कोई सूचना नहीं थी, लेकिन 100 के टुकड़े बिखरे हुए पड़े। जो खबर निकल कर आ रही है वो स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से बताया जा रहा है कि प्लेन में कितने लोग सवार थे इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। हालांकि दुर्घटनाग्रस्त विमान के आसपास 100 के टुकड़े बिखरे हुए पड़े हैं। वहीं एक 100 बरामद भी किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के चुरू से, जहां वायुसेना के विमान क्रैश की खबर आ रही है। खबर चुरू के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव की है, जहां प्लेन क्रैश के खबर से सनसनी फैल गई है। वायुसेना का यह विमान बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद मलबे से 100 भी बरामद किया गया है। राजस्थान के चुरू से बड़ी खबर, जहां रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और हमारे सहयोगी अभिषेक विजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ खबरें अभी तक निकल कर आ रही है? हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है वायुसेना का यह विमान है, अभी तक स्थानीय तौर पर ही सूचना मिल पा रही है। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए परमानंद, जो जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि राजस्थान के चूरू जिले में राजलदेसर गांव है, वहां पे एक जेट क्रैश हुआ है। और फिलहाल जो ANI के हवाले से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये जगुआर फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है। और इसमें फिलहाल बहुत सारी चीजें अपडेट होनी परमानंद अभी बाकी हैं और 2 शव मिलने की जानकारी फिलहाल आ रही है। हालांकि आज की खबर इसकी पुष्टि अभी नहीं करता है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पे पुष्टि ना हो तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हालांकि आपको ये बता दें कि चूरू के SP जय यादव ने बताया है कि राजलदेसर थाना क्षेत्र के गांव भानुदा में ये प्लेन क्रैश हुआ है। SP ने ये बात जरूर बताई है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि को लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जो मलबा है वो बुरी तरीके से आप देखें तो खेत में बिखरा हुआ है। इसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो पायलट थे इस फाइटर जेट में
उनके बचने की संभावना तो नगण्य है। और वहीं शत विक्षत जो शव हैं वो खेतों में जहां तहां बिखरे पड़े हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं। और फिलहाल काफी चीजें जो हैं उसको पुष्ट होने में थोड़ा सा समय परमानंद लगेगा। अभी स्थानीय पुलिस या आधिकारिक तौर पर इस चीज को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है? वही मैं आपसे कह रहा था कि चूरू के एसपी जो जय यादव हैं, उन्होंने ये बताया है कि राजलदेसर थाना क्षेत्र है, वहां के गांव भाणुदा में एक प्लेन क्रैश हुआ है। तो ये जानकारी जो है वो फिलहाल आ तो गई है एसपी के हवाले से, जो स्थानीय एसपी हैं चूरू के, उनके हवाले से ये जानकारी तो आ गई है। मौत को लेकर के हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जगुआर प्लेन है, ये एएनआई ने स्पष्ट किया है। एएनआई के ट्विटर हैंडल पे हम अगर देखें, जो एक्स प्लेटफॉर्म है, वहां देखें तो वहां लिखा हुआ है, एएनआई ने पोस्ट किया है, जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज क्रैश्ड नियर चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मोर डिटेल्स अवेटेड। और हादसा कैसे हुआ, ये फाइटर प्लेन क्रैश कैसे हुआ, क्या कुछ कारण रहे इस दुर्घटना के पीछे, इस सब की जानकारी तभी आ पाएगी जब सारी जांच पूरी होगी और उसके बाद आधिकारिक तौर पर जानकारी आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और ये कंफर्म है कि चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में प्लेन क्रैश हुआ है, जहां पर अभी तक 2 शवों के बरामद होने की पुष्टि की जा रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि भानुदा गांव के पास ये घटना हुई है। कब तक ये जानकारी निकलकर सामने आ सकती है अभिषेक, और क्या इस पे अभी आगे का भी जो जानकारी निकलकर सामने आएगी कि इस पे कितने लोग सवार थे, इसकी कैपेसिटी और दुर्घटना के बारे में जानकारी मिल सकती है? ठीक है। और जिस तरह से ये हादसा हुआ है इसकी अभी जांच की जाएगी। स्थानीय तौर पर जो पुलिस की टीम है वो रवाना हो चुकी है। वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस प्लेन क्रैश के बाद जो उस प्लेन में सवार थे उनके बचने की संभावनाएं कम है। और जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि शवों के टुकड़े खेतों में बिखरे पड़े मिले हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि जो लोग सवार थे उनके बचने की संभावनाएं बेहद कम बताई जा रही हैं। और आगे की जांच की जा रही है, क्या कुछ कारण हुआ, क्यों हादसा हुआ, कैसे इस हादसे के पीछे क्या वजहें रही हैं, क्योंकि वायुसेना का जैगुआर फाइटर प्लेन अपने आप में काफी ताकतवर माना जाता है। अब हादसा किन वजहों से हुआ, क्या कारण रहा, इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनके मुताबिक जो शत विशत शव हैं वो खेतों के आसपास पड़े मिले और ये भी साफ हो चुका है कि खेत में मलबा विमान का पड़ा मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के चूरू से, जहां रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में ये बड़ा हादसा हुआ है। वायुसेना का विमान क्रैश हुआ है और इस विमान क्रैश में जो सूचना मिल रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई है। और अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है। अभी इसकी जांच की जाएगी, पूरी पुष्टि के बाद ही आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, तब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी सामने निकलकर आ सकेगी। बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के चूरू से, जहां पर सेना का जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। दुर्घटना के बाद जो फाइटर प्लेन में सवार लोग थे उनके शव शत विशत अवस्था में खेतों में पड़े मिले हैं। ये जानकारी स्थानीय लोगों की तरफ से निकलकर आ रही है। और हादसा किन वजहों से हुआ, कैसे हुआ, 12:40 पर बताया जा रहा है कि ये जैगुआर प्लेन आसमान से क्रैश होकर धरती पर धड़ाम हुआ और उसके बाद जो लोग उसमें सवार थे उनके निधन की खबर आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की राजस्थान के चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र के भानुदा गांव में, जहां वायुसेना का जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि फाइटर प्लेन में कितने लोग सवार थे, लेकिन प्रथम दृष्टया जो बात निकलकर सामने आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद 2 लोग सवार रहे होंगे।
क्योंकि आसपास जो खेत हैं उसमें भी जो शवों के टुकड़े हैं वो बिखरे पड़े बताए जा रहे हैं। राजस्थान के चूरू से ये खबर। और एक बार फिर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, जैगुआर फाइटर प्लेन जिसे वायुसेना का एक ताकतवर फाइटर प्लेन कहा जाता है, और अगर क्रैश होता है तो अब इसकी आधिकारिक जांच की जाएगी, तभी सामने निकल कर आ पाएंगे वो कारण कि आखिर इस प्लेन क्रैश का कारण क्या था, कैसे जो पायलट उसमें सवार थे क्या उनकी तरफ से कोशिश की गई, और मेन जो क्या कारण रहे होंगे कि हादसे क्यों हुए। देखिए परमानंद, ये तो बिल्कुल जांच का विषय है और जांच के बाद ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो स्पष्ट होंगी। लेकिन जो बात जगुआर की है तो जगुआर अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि 1960s का ये फाइटर प्लेन है और 2025 तक ही ये भारतीय वायुसेना के साथ रहने वाला है। तो ऐसे में ये विमान जो हैं वो अब क्यों चलाए जा रहे हैं, सबसे बड़ा ये सवाल है। और आज जो हादसा हुआ है, देखिए अमूमन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मिग क्रैश होते रहे हैं और मिग क्रैश होते रहे हैं, उसमें गनीमत हमेशा ये रही है कि हमारे जो पायलट हैं वो सुरक्षित बचकर निकल जाते हैं। लेकिन आज जो जानकारी है, दोनों के दोनों जो पायलट थे उनके बचने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो जानकारी वहां से आ रही है रतनगढ़ चूरू से, वो यही है कि 2 शव जो हैं वो बरामद हो गए हैं। पुष्टि के लिए थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक एयरफोर्स की तरफ से ये पुष्ट नहीं कर दिया जाएगा तब तक आज की खबर भी इसको पुष्ट नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक आप तय मान करके चलिए कि 2 लोगों की मौत इसमें हुई है और एसपी जो है वो जगह के लिए रवाना हुए हैं। एसपी का बयान भी आया है। और जगुआर की जहां तक बात है तो जगुआर अब अपने अंतिम साल में है, 2025 तक ही इस विमान को भारतीय वायुसेना के साथ रहना है। तो हम क्यों बार बार इस जो फाइटर जेट है उसको यूज कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए कुछ चीजें और भी जब आगे स्पष्ट होंगी कि क्या ये ट्रेनिंग के दौरान प्लेन क्रैश हुआ है या क्या वजह है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और एक जो सेना का हेलीकॉप्टर है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर, वो मौके के लिए रवाना हो गया है। कुछ ही देर में वहां पे सेना के जवान भी पहुंचेंगे। उसके बाद जांच जो है वो आगे चलेगी और जांच के बाद ही सारी चीजें जो है वो स्पष्ट होकर के सामने आएंगी। और अभिषेक, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जहां पर हादसा हुआ वहां पर जो लोग उस फाइटर प्लेन में सवार थे उनके शव शत विशत अवस्था में आसपास के खेतों में फैले मिले हैं। स्थानीय स्तर की जो तस्वीरें हैं वो क्या मैसेज दे रही हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है अभी तक? देखिए ये एक राहत की बात आप कह सकते हैं कि जो फाइटर जेट गिरा है वो खाली जगह पे गिरा है, खेत में गिरा है। इसकी वजह से जैसा हमने गुजरात में देखा था कि क्या स्थिति हुई थी, क्योंकि वो एक बिल्डिंग पे जाके गिरा था। तो ये फाइटर जेट जहां गिरा है वहां एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया है। चूरू के राजलदेसर का ये मामला है। और स्थानीय लोग जो हैं वो, जैसा हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, कि काफी संख्या में जो आसपास के लोग हैं वो वहां इकट्ठा हो गए हैं। और वायुसेना के अधिकारी जब वहां पहुंचते हैं उसके बाद ही चीजें आगे स्पष्ट हो पाएंगी परमानंद। बाकी के लिए जो है वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी जानकारी जो है वो जल्दबाजी में हम नहीं चाहते कि हम अपने दर्शकों को दें, क्योंकि जब तक कुछ भी चीजें पुष्ट नहीं होंगी वायुसेना की तरफ से। लेकिन जो एसपी वहां के हैं चूरू के, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जेट क्रैश हुआ है। और न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि 2 लोगों की मौत भी हुई है और ये जगुआर फाइटर जेट है जो क्रैश हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार रहेगा, कितने लोग इस हादसे में अपनी जान गंवाए हैं। फिलहाल जो खबर निकल कर आ रही है उससे पता चल रहा है कि 2 लोग सवार थे, दोनों के शव शत विशत अवस्था में आसपास के खेतों में बिखरे पड़े मिले हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर
जो वायुसेना की टीम है वो पहुंच रही है, स्थानीय पुलिस भी पहुंची है और वहां जो स्थानीय लोग हैं वो लोग वहां मौके पर पहुंचे और उनकी तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि 12:40 पर यह हादसा हुआ है। वायुसेना का जैगुआर प्लेन है जो हादसे का शिकार हुआ है और इसके बाद अब आगे की जांच की जा रही है। जांच की जाएगी, सारी पुष्टि होने के बाद इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। राजस्थान के चूरू में ये बड़ा प्लेन हादसा, वायुसेना का जो फाइटर प्लेन है वो हादसे का शिकार हुआ है। 12:40 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस दुर्घटना में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी मौत का ऐलान नहीं किया गया है। चूरू से ये बड़ी खबर और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बिहार से है, जहां पर बिहार में राजनीतिक पारा वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव के साथ आज महागठबंधन चक्का जाम कर रहा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पूरे बिहार में बिहार बंद का भी ऐलान किया गया है और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर विवाद बढ़ रहा है और इसी को लेकर आज विपक्ष विरोध पर उतरा है। चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए लगातार ये आवाजें उठाई जा रही हैं और इसी को देखते हुए राहुल गांधी पटना पहुंचे हैं, जहां पर चक्का जाम की खबर आ रही है। चक्का जाम के समर्थन में राहुल गांधी पटना पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन ने किया चक्का जाम। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को वोटबंदी बताकर चक्का जाम किया है। बिहार में सुबह 6 बजे से ही सड़क पर उतरे समर्थक। बिहार बंद का ऐलान और SIR के खिलाफ विपक्ष लगातार एक्टिव है और आज पटना में चक्का जाम की खबर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों ने चक्का जाम किया है। वहीं पूरे बिहार बंद का ऐलान भी किया जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार को निशाने पर लेकर, चुनाव आयोग को निशाने पर लेकर विपक्ष लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चक्का जाम में उतरे। वहीं पूरे बिहार बंद का आह्वान किया गया है। ये बड़ी खबर, विपक्ष की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया जा रहा है, चक्का जाम किया जा रहा है और जो कारण बताए जा रहे हैं वो वोटर लिस्ट में के पुनरीक्षण को लेकर ये विवाद है। विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो लोगों के वोटिंग का हक छीनने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग पर आरोप लग रहा है कि चुनाव आयोग लोगों को भ्रमित कर रहा है। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सक्रिय है और सरकार से लेकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी को लेकर विरोध करते हुए राहुल गांधी पटना पहुंचे। रितेश मधुकर हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। रितेश, क्या कुछ हुआ सुबह से लेकर अब तक? राहुल गांधी पटना में हैं, तेजस्वी यादव के साथ चक्का जाम कर रहे हैं और बिहार बंद का आह्वान भी किया गया है। 9 तारीख को जो है चक्का जाम का बिहार बंद का ऐलान किया गया था। राहुल गांधी पटना पहुंचे थे और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के चुनाव आयोग का घेराव करने की बात की थी। मैं संपर्क में था और सड़क पे हाईवे से लेकर हर जगह पर बिहार में चक्का जाम थी। हमारी गाड़ियों को भी, मीडिया के अधिकारियों को रोका गया था और वहां तथ्य यह दिया गया कि हम उनकी बातों को नहीं रखते हैं, वहां उनकी बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाते। कहीं ना कहीं
सरकार के साथ साथ मीडिया को भी लपेटा जा रहा था। और वही मैं आपको बता दूं कि जो मामला है वोटर पुनरीक्षण की बात हो रही है, उनका ये सीधा सवाल है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय नरेंद्र मोदी इसी लोकसभा चुनाव में इसी यही वोटों से चुन करके सदन पहुंचे थे और उनके सदन में जितने भी लोग जो है सांसद बने थे इसी वोटर लिस्ट से बने थे, तो उस समय इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया गया था? और अब जब चुनाव में मात्र 3 महीने वक्त बचे हैं तो फिर इस पुनरीक्षण की बात क्यों आई है? कहीं ना कहीं बीजेपी धांधली करी है, एनडीए जो है धांधली करी, इलेक्शन कमीशन के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है और कहीं ना कहीं डर का खौफ है, इसके चलते ये वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण की बात कर रही है। जी रितेश, क्योंकि राहुल गांधी की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें या पूरे विपक्ष की बात करें, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन वक्त देना चाहिए, समय इसमें होता तो और पारदर्शी होता। ऐसे में वोटर भ्रमित हो रहे हैं। आज क्या हुआ जब राहुल गांधी पटना पहुंचे, उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा? देखिए 25 तारीख को अंतिम तिथि जो दी गई थी तो काफी कम समय दिया गया था। पहले कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते थे, आवासीय से लेकर जाति से लेकर हर तरह के दस्तावेज मांगे थे। इसको लेकर के इन लोग की जो है कड़ी निंदा है कि भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट अचानक से मांगे जाने पे कई लोग जो है बाहर में काम कर रहे हैं, कई लोग जो है बाहर में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको कम समय नहीं है कि उस समय ये आकर के यहाँ पे वोटर लिस्ट में सुधार करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव नजदीकी जिसको लेकर के जो महागठबंधन के लोग हैं उसके साथ साथ एआईएमएम भी कहीं ना कहीं कूदी और पप्पू यादव भी चक्का जाम के लिए सड़कों पे थे और उन्होंने चक्का जाम भी किया अपने समर्थकों के साथ। और राहुल गांधी जब आए पटना तो तेजस्वी के साथ उन्होंने रैली किया और जनसभा करते हुए उनके जो समर्थक है वो इनकम टैक्स गोलंबर से मैं आपको बता दूं कि गाड़ी में तब बढ़ते हुए और वहां पे जो है इलेक्शन कमीशन को घेराव करने की उन्होंने बात कही थी और अपने समर्थकों को ये भी बताया था कि जब मनमानी है वो नहीं चलेगी, जल्द से जल्द इस बार इलेक्शन में जो है जनता जवाब देगी। जी रितेश, क्योंकि देखिए चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है, सरकार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में ये एक षड्यंत्र कर रहा है। ये आरोप विपक्ष का है, लेकिन विपक्ष को इतनी असहजता क्यों? अगर ये प्रक्रिया है तो ये पूरी होगी, उसमें पारदर्शिता की बात अगर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, जो निर्णय आएगा उसे माना जाएगा। अब एक चक्का जाम के पीछे का उद्देश्य क्या क्या हो सकता है और इतनी असहजता विपक्ष में क्यों है? देखिए आज चक्का जाम की बात तो नहीं, ये लोग जो है आगे भी कई ऐसे कड़े रुख अपनाने वाले हैं जिससे सरकार को ध्यान पहुंचे कि भाई ये जो महागठबंधन है वो इस बात पे चुप्पी नहीं साधेगी। चूंकि इनका विरोध सिर्फ इसलिए है कि ये जो महज 3 महीने जब चुनाव बचे थे तो इतना 3 महीने पहले ही इसका फिर आवश्यकता क्यों होता है? वर्ष 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव के समय में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पहुंची थी? वही मतदाता थे, वही मतदान उन्होंने किया, वही मतदान करके उन्होंने मोदी को सांसदों को जिता करके सदन पहुंचाया, तो उस समय इसकी आवश्यकता क्यों नहीं थी उस चुनाव से पहले? अभी जब विधानसभा चुनाव आए तो महज 3 महीने पहले इसकी आवश्यकता क्यों आ पहुंची? कहीं ना कहीं सरकार घबरा चुकी है, सरकार को शायद यह डर है कि भाई जनता उन्हें समर्थन नहीं देगी, इसलिए वो अपने समर्थकों को जिताने के लिए, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए परिक्रमा कर रही है, ऐसा आरोप है महागठबंधन का। जी और महागठबंधन के आरोप पर ही सरकार की तरफ से अभी तक बिहार बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक इस पर कुछ बयान आए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि एनडीए में ऐसे कई घटक दल है जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि पिछले दफा भी ईवीएम पे सवाल उठाए गए थे, अगर ईवीएम के बाद सवाल जो उठाया था तो फिर झारखंड में चुनाव बीजेपी कैसे हार गई। तो ये कई तथ्य दिए जा रहे हैं और इसी को तथ्य देते हुए ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पारदर्शिता है इलेक्शन कमीशन करा रही है ना कि सरकार करा रही है। तो कहीं नहीं कहीं इसमें जो एनडीए है वो इलेक्शन कमीशन का दावा देकर करके इस बातों को कराने के लिए पात्रता पेश कर रही है। रितेश, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव, विधानसभा चुनाव का हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की गड़बड़ियां हुई बिहार में भी इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। क्या विपक्ष का ये जो आरोप है कि सिर्फ 2 महीने वक्त बचे हैं और ऐसे में कहां से जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है वो पूरा हो जाएगा, क्या ये उनका जो सवाल है वो जायज है? देखिए बहुत काफी कम समय में पूरे बिहार के सभी का वोटर लिस्ट पुनरीक्षण होना इतना आसान नहीं है, संभव नहीं है। हालांकि अवधि और सरकार अगर बात की तो काफी आसान हो जाएगा, लेकिन जहां तक और भी देखी जाए कि बिहार में लोग जो है पलायन करते हैं, वो कई जाके दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं, तो ऐसे कई लोग हैं जिनका वोकस वोट भी बिहार में पड़ता है। तो इन सभी को रोकने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने ये कवायद बढ़ाई है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश ज्यादा जानकारी देने के लिए, क्योंकि राजनीतिक माहौल जो है वो बिहार में गर्म है। राहुल गांधी
और तेजस्वी यादव की जोड़ी आज सड़क पर उतरी, चक्का जाम किया गया, बिहार बंद का आह्वान किया गया और वोटर लिस्ट को लेकर, इसके पुनरीक्षण को लेकर जो कई सारे सवाल हैं वो अभी तक बने हुए हैं। अभी तक ये बातें की जा रही है कि दरअसल सरकार और चुनाव आयोग की साठगांठ के बाद एक षड्यंत्र बिहार की धरती पर रचा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को मैनिपुलेट करने के लिए जो वोटर्स हैं उनके वोटिंग के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ 2 महीने का वक्त है। इन 2 महीने के वक्त में कैसे सरकार या चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करवा सकती है? हालांकि चुनाव आयोग का साफ कहना है कि जो कुछ होगा वो पारदर्शी तौर पर होगा। विपक्ष को भरोसे में लेकर, सत्ता पक्ष को भरोसे में लेकर ही कदम उठाए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए विपक्ष लगातार सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। आज चक्का जाम पटना में किया गया, राहुल गांधी शामिल हुए, तेजस्वी यादव मौजूद रहे और इसके साथ साथ महागठबंधन के कई नेता वहां मौजूद रहे। सुबह 6 बजे से ही बड़ी संख्या में बिहार बंद के समर्थन में उतरे महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चक्का जाम किया। और अगली खबर गुजरात से है, जहां 45 साल पुराने एक पुल के टूट जाने की खबर, बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात के वडोदरा से है, जहां पर 45 साल पुराना एक पुल धराशायी हुआ है। गुजरात के वडोदरा से, जहां पर वडोदरा जिले में 45 साल पुराना महिसागर नदी पर बना पुल टूटा। पुल टूटने से 9 लोगों के मौत की खबरें आ रही हैं और यह भी बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि का ऐलान भी किया गया है। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल, जिसे बताया जा रहा था कि 45 साल पुराना था और वो टूट गया है। पुल टूटने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई है। उस वक्त ये बताया जा रहा है कि पुल से गुजरते लोग नदी में गिर गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। महिसागर नदी पर बना ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ और इस दौरान 9 लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर दुख जताया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि उन परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। कॉलेज हुआ था, इसमें व्हीकल्स, फोर व्हील्स, ट्रक्स और बाकी रिक्शा वगैरह अंदर गिरी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से शुरू कर दिया है। लोकल स्विमर्स ने तुरंत काम किया था, बोट्स वहाँ पर आ गई थी, साथ ही साथ तुरंत ही नगर पालिका की टीम आ गई थी। वीएमसी, इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर, एनडीआरएफ की टीम और बाकी प्रशासन और पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है। रेस्क्यू की यहाँ पर कार्यवाही ऑनगोइंग है और जल्द से जल्द वो कार्यवाही तुरंत खत्म की जाएगी। खास करके अभी ह्यूमन लॉस मिनिमाइज हो उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। अभी ज़्यादातर बॉडीज हमने बाहर निकाली है। अभी भी वहाँ पर जो ट्रक्स और एक पिकअप वन है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रक को बाहर निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसीलिए हम मैकेनिकल फोर्स का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी वो प्रोसेस अभी चल रही है। तो 43 साल पुराना ये पुल बताया जा रहा है महिसागर नदी पर वडोदरा जिले में, जहां पर यह हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों के मौत की पुष्टि की गई है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना पाते ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो सहायता टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का लोगों को बचाने की कवायद जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर दुख जताया है और सरकार की तरफ से जो मृतक हैं उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपए सहायता राशि का ऐलान किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हरीश टांक हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, कैसे हादसा हुआ
और इस हादसे के पीछे वजह क्या है और इस हादसे की अगली अपडेट क्या है। कितने लोगों की मौत, अभी तक फिलहाल 9 लोगों की मौत बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त की अगर बात करें, क्या कुछ हो रहा है मौका वारदात पर? मौका वारदात पे गुजरात सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक हाई पावर कमेटी की इंक्वायरी के लिए मौका वारदात पे भेज दिया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मौत का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है और करीब 15 से 17 लोगों को जो घायल है इसको पादरा और बड़ौदा की हॉस्पिटल में सारवार के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हरीश जी, हादसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्या जब ये हादसा हुआ तो उस पुल पर कितने लोग मौजूद थे, ये कुछ जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? जी, आज सुबह जब हादसा हुआ तो मौका वारदात पे जो लोग थे उन्होंने, उनका कहना है कि 2 टैंकर, एक बोलेरो कार और एक जिप्सी वो मौका वारदात में सुबह में गिर गए थे और इसके बाद 2 व्हीलर और कई व्हीकल्स वो एक के बाद एक गिर गए और ये पुल 2 साल से जर्जरित हालत में था और स्थानिक लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने इसका शिकायत भी किया था मरम्मत के लिए और खास करके लापरवाही प्रशासन की ओर से सामने आई है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त बताया जा रहा था, उसको लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पर प्रशासन की तरफ से दिए गए थे। अगर इतना पुराना पुल था तो वहां पर गुजरने का एक पैमाना भी रहा होगा, क्या उन पैमानों को नजरअंदाज किया गया? और स्थानीय तौर पर जो प्रशासन है, क्या उन्होंने ध्यान नहीं दिया? तो इस घटना के पीछे की मौत के जिम्मेदार कौन होंगे? खास करके बात करें तो जो इसके डिविजनल इंजीनियर है वो इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। सूत्रों का यह भी मानना है कि कुछ इंजीनियरों की टीम शिकायत के बाद मौका पहले भी, हादसे से पहले भी उन्होंने इसको चेक किया था और उसको उन्होंने सही बताया था कि अभी वो डैमेज नहीं है, फिर भी ये हादसा हुआ और शायद लापरवाही की वजह भी हो सकती है इंजीनियरों की कि उन्होंने सही अनुमान नहीं कर पाए। जी हरीश जी, क्योंकि जो पुल क्षतिग्रस्त हुआ है वो बताया जा रहा है कि 43 साल पुराना पुल था, तो इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी होती रही होगी और 2 महीने पहले, क्योंकि बारिश का सीजन है, उससे पहले भी मॉनिटरिंग की गई होगी। क्या उस वक्त इस चीज को लेकर आगाह नहीं किया गया था? जी, खास करके मॉनसून से पहले और साल में 3 बार इसका इंस्पेक्शन होता है और इसके जो भी चार्ज में जो इंजीनियर होते हैं वो इसकी रिपोर्ट करते हैं। तो इस बार भी इंजीनियरों का और प्रशासन का कहना है कि इंजीनियरों ने इसकी जांच की थी और ये डैमेज नहीं है और ये व्हीकल्स के लिए पसार करने में रास्ते के लिए ये ब्रिज बिल्कुल सही बताया गया था। हरीश जी, क्या मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? अभी भी लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है या रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक पूरा हो चुका है? जी, अभी भी मौका वारदात पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कई लोगों को निकाला जा रहा है और जो व्हीकल्स पानी में गिरे हैं उसको भी निकाल रहे हैं। जी ठीक है हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। गुजरात के वडोदरा में महिसागर नदी पर बना पुल जो क्षतिग्रस्त बताया जा रहा था, उस पर गुजरते लोग हादसे का शिकार हो गए। पुल क्षतिग्रस्त होकर टूट गया, जहां पर 9 लोगों की मौत की खबरें आ रही, वहीं कई लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और ये बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से पहले भी ये आगाह किया गया था कि पुल क्षतिग्रस्त है, इसके बावजूद उन पैमानों को नजरअंदाज किया गया, जिसके वजह से हादसा हुआ। अब इस पूरे हादसे को लेकर जो एक टीम गठित की गई है वो जांच करेगी, इसके बाद आगे की क्या जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, देश के बदलते मौसम को लेकर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला है। मानसून के वक्त भारी बारिश की वजह से मुश्किलें हर राज्य में बढ़ रही हैं। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, कहीं बाढ़ तो कहीं कटान तो कहीं भूस्खलन जैसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं आगे आने वाले दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। कई राज्यों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।
भारी बारिश के बीच कई शहर में स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में अभी तक तेज बारिश की संभावना जताई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। मानसून की बारिश से शहर दर शहर नदी नाले उफान पर हैं। कुछ शहरों में तो सड़क पर ही सैलाब आ गया है। बात करें झांसी, सागर, मंडला, रायसेन, भंडारा, नैनीताल में मूसलाधार बरसात हुई है। यूपी के झांसी में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक पानी घुस गया है, सड़कें डूब चुकी हैं। वहीं नागपुर में बात करें तो बुधवार को सभी स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। भारी बारिश के चलते जो आसमान से धरती पर अटैक हुआ, उसकी वजह से जनजीवन सरेंडर नजर आया है। मौसम विभाग ने नागपुर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वानुमान लगाने वाली एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक त्रिपुरा, दक्षिण बांग्लादेश और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। वही बात करें विदर्भ, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। आईएमडी की तरफ से आने वाले दिनों में भारी बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो तेज बारिश है वो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ओडिशा, पश्चिम बंगाल की बात करें, कई राज्यों में ये जो बारिश है मुसीबत बन रही है। नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो रहा है। नागपुर में सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आसमान से जो जलजला धरती पर गिरा है, उससे हर तरफ अफरा तफरी नजर आ रही है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में अभी भी मौसम विभाग की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है। भारी बारिश हो सकती है और इसके आसार अभी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार जारी हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल इससे पहले 7 और 8 जुलाई को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था और इस अलर्ट के बाद अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है। कई राज्यों में आने वाले दिनों में अभी भारी बारिश हो सकती है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं लोगों के घरों तक पानी घुसा है। वहीं सड़कों पर भी बारिश का सैलाब नजर आ रहा है। वाराणसी की बात करें, वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद घाटों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। वहीं नागपुर में लोगों के घरों तक पानी घुसा है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। चरखी दादरी में भी वही तस्वीरें और अयोध्या की ये तस्वीर जहां पर भारी बारिश देखने को मिली। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां एक पेड़ मां के नाम लगाने का ये जो अभियान है वो पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 37 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है उसे लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। पूरे प्रदेश में एक अभियान के तहत पेड़ों को लगाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा आज है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पौधारोपण करेंगे और इस महाअभियान की शुरुआत अयोध्या से होगी। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर। बड़ा कदम उठाते हुए 9 जुलाई को पूरे प्रदेश में 37 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। एक ऐतिहासिक पौधारोपण
महाअभियान 2025 का नेतृत्व सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान सीएम योगी अयोध्या और आजमगढ़ में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बार अभियान की थीम एक पेड़ मां के नाम रखी गई है। पौधारोपण अभियान के लिए 52 करोड़ 43 लाख पौधों को नर्सरी और अन्य जगहों पर तैयार किया गया है। सीएम योगी के निर्देशानुसार सभी मंत्री अपने अपने जिलों में रहकर पौधारोपण में भाग लेंगे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सांसदों और विधायकों से भी आह्वान किया था कि पौधारोपण में शामिल हों। वहीं अब इस महाअभियान को जमीनी स्तर पर एग्जीक्यूट करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इस पौधारोपण अभियान का थीम है एक पेड़ मां के नाम। और अगली खबर बिहार से। बिहार में राजनीतिक पारा हाई है। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लालू प्रसाद यादव की सजा को बढ़ाने की याचिका की खबर बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की गई है। चारा घोटाला मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई ने सजा बढ़ाने की याचिका दायर की है। ये बड़ी खबर सीबीआई की तरफ से लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले में सजा बढ़ाने की याचिका दायर की गई है। अब सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई होगी। बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले में जो सजा है उसे बढ़ाने के लिए सीबीआई की तरफ से याचिका दायर की गई है। ये मांग की गई है कि लालू यादव की सजा चारा घोटाले के मामले में बढ़ाई जाए। रांची हाईकोर्ट में बुधवार को लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में सुनवाई हुई। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध तरीके से पैसे निकालने से जुड़ा है। सीबीआई ने लालू यादव को इस केस में मिली 3.5 साल की सजा को कम बताते हुए उसे और बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सीबीआई की इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब इस याचिका पर सुनवाई एक साथ होगी। लालू यादव के वकील प्रभात कुमार की तरफ से जो जानकारी निकल कर आई उसमें पता चला कि कोर्ट ने सभी जरूरी अपीलों को जोड़ते हुए सुनवाई करने का फैसला लिया है। इस केस में कुल 6 लोगों को 3.5 साल की सजा मिली थी, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। बाकी बचे 3 दोषियों की अपील और सीबीआई की सजा बढ़ाने की मांग पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। विकास तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? क्योंकि सीबीआई की तरफ से 3.5 साल की जो सजा है उसे बढ़ाने की मांग की गई है और अब एक साथ सारे याचिकाओं पर सुनवाई की जानी है। जी बिल्कुल, लालू यादव की सरकार के दौरान चारा घोटाला हुआ था, उसमें ट्रेजरी हो, चाहे डोरंडा हो या देवघर हो या दुमका ट्रेजरी हो, कई सारी ट्रेजरी से अवैध पैसों की निकासी करके और पैसों की निकासी करके गबन करने का मामला सामने आया था, जिसमें दुमका जो ट्रेजरी थी उससे जो पैसे निकाले गए थे उसको लेकर ये जो सुनवाई है वो होनी थी। इसमें 6 लोगों को कुल सजा हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोग अभी भी जिंदा है, जिनमें लालू यादव भी एक नाम है। तो उसको लेकर सुनवाई होनी थी। इसमें 3.5 साल की सजा उनको सुनाई गई थी और अब जिसको लेकर याचिका दायर की गई थी रांची हाई कोर्ट में, इसकी सुनवाई हुई और लालू यादव ने भी अपने बचाव में याचिका दायर की थी। तो अब हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि लालू यादव की याचिका और सीबीआई की याचिका जो उसने सजा बढ़ाने को लेकर की है, उन सारी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। क्या विकास, सीबीआई की तरफ से जो याचिका दायर की गई है, क्या ऐसा माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आरजेडी की बात करें तो उनका तो साफ तौर पर यह कहना है, क्योंकि अगर सीबीआई की बात करें तो वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है
और बिहार में भी कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार है, तो उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव की छवि पर डेंट लगाने का ये काम जो है वो सीबीआई कर रही है, वो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश पर। क्योंकि अभी बीते दिनों आपने देखा होगा कि लालू यादव किस तरह से आरजेडी के निर्विरोध जो है वो अध्यक्ष बनकर सामने आए थे, और एक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने कील कांटे दुरुस्त करते हुए नजर आ रही हैं। तो ऐसे में उनकी छवि को जो है वो धक्का लग सकता है। इसकी वजह से अगर सुनवाई के दौरान उनकी सजा को और बढ़ाया जाता है, क्योंकि लालू यादव की बात करें तो उन्हें इससे पहले भी कई मामलों में, सबसे पहले उन्हें 1997 में सजा सुनाई गई थी, उसके बाद फिर 2015 में 7 साल की सजा सुनाई गई थी, फिर 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कई मामलों में उनको जेल की सजा सुनाई गई है, लेकिन वो लगातार जमानत पर बाहर रहे हैं। और इसीलिए लेकिन अभी जिस तरह से, क्योंकि जब बिहार में चुनाव होता है तो चारा घोटाले का जो जिन है वो बाहर आ जाता है, और एक बार फिर से जब सीबीआई की तरफ से ये मांग की जा रही है कि दरअसल जो 3.5 साल की सजा है वो पर्याप्त नहीं है, सजा को और बढ़ाई जाए, इसी वजह से विपक्ष की तरफ से हमेशा सवाल उठाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो कुछ कदम होता है उनके इशारे पर सीबीआई काम करती है, और एक बार फिर सीबीआई अदालत इसीलिए पहुंची है। यही आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखें चाहे सीबीआई हो या फिर ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दो ऐसी संस्थाएं हैं देश में जिन पर विपक्ष हमेशा यही आरोप लगाता रहा है कि ये दोनों जो है वो केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती हैं, और विपक्ष को कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरती हैं, विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेजना हो या फिर उनकी जांच करना हो, ये सारे काम करती हैं। चाहे वो दिल्ली में शराब घोटाले का मामला हो, चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इन सब लोगों के ऊपर जिस तरह के केस चल रहे थे, उसके अलावा अभी ये, और तो उसी को लेकर ये सारे सवाल हैं। और जिस केस में अभी लालू यादव की सुनवाई हुई रांची हाई कोर्ट में आज, उसमें दुमका जो ट्रेजरी है उससे 3 कुछ करोड़ की जो पैसे की निकासी करके उसे अवैध रूप से यूज करने का मामला सामने आया था। अगर चारा घोटाले की कुल बात करें तो 950 करोड़ के रुपए का गबन किया गया था, और 950 करोड़ सरकारी खजाने को अलग अलग तरीकों से यूज करके एक बड़ा जो घोटाला है वो किया गया था। तो ये बिहार का जो जंगल राज जिसे कहा जाता है उसका एक अहम हिस्सा ये भी था। तो उसी को लेकर जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं, ये जिन जैसा आपने जिक्र किया कि सामने आ जाता है, ऐसे में एक बार फिर यही मामला सामने आ गया है। फिलहाल लालू यादव ने भी अपने बचाव के लिए याचिका दायर कर दी है कोर्ट में, और सीबीआई ने भी सजा बढ़ाने की मांग कर ली है। अब अगली सुनवाई हाई कोर्ट ने ये बोला है कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी, तो देखना दिलचस्प होगा कि जब सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होती है तो फैसला क्या निकल कर आता है। जी बिल्कुल, क्या लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बढ़ने वाली हैं? सीबीआई की मांग पर अदालत क्या फैसला लेगी, और लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई है उस पर क्या फैसला होगी, वो आने वाले दिनों में ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त ये खबर निकल कर आ रही है उससे एक बात तो तय है कि एक बार फिर महागठबंधन की तरफ से कई सारे आरोप लगेंगे। विकास तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, क्योंकि बिहार में जो राजनीतिक माहौल है इस वक्त पूरी तरह गर्म है, और इसी गर्माते माहौल के बीच एक बार फिर से जब सीबीआई की तरफ से चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की सजा को और बढ़ाने की मांग की गई है, तो अब एक बार फिर से यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक पारा और हाई हो सकता है। और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां भाषा विवाद के बढ़ते शोर के बीच एक और तस्वीर आई। विधायक ने कैंटीन संचालक को पीटा। शिवसेना विधायक ने कैंटीन संचालक को पीटा है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बताया जा रहा है कि खराब खाना परोसने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद शिवसेना विधायक ने कैंटीन संचालक के साथ मारपीट की है। महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल में कैंटीन वाले के साथ मारपीट की। विधायक गायकवाड़ ने खाने का ऑर्डर दिया था
और बताया जा रहा है कि उन्हें खराब दाल परोस दी गई थी, जिसे लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में कैंटीन संचालक को विधायक ने पीट दिया है। संजय गायकवाड़ का आरोप कि दाल से बदबू आने लगी थी, ऐसे में उन्होंने अपना आपा खोया, उन्होंने कैंटीन चालक पर हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि यह पूरी घटना मुंबई के चर्चगेट स्थित आकाशवाणी एमएलए हॉस्टल की कैंटीन में घटी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक की सार्वजनिक व्यवहार शैली पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विधायक गायकवाड़ ने न सिर्फ अपनी हरकत का बचाव किया बल्कि इसे शिवसेना का स्टाइल भी बताया है। शिवसेना का स्टाइल महाराष्ट्र में बढ़ते विवाद भाषा को लेकर थी, लेकिन अब कैंटीन संचालक की पिटाई के बाद इसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि यह शिवसेना का स्टाइल है। और इसी शिवसेना का स्टाइल अभी 2 दिन पहले निकल कर आया था, जब लोगों ने कहा कि अगर भाषा कोई मराठी नहीं बोलता तो उसके साथ मारपीट करेंगे। तो शिवसेना की तरफ से साफ कहा गया कि आप हमको गुंडा कह लीजिए, आप हमको अराजक कह लीजिए, लेकिन अगर कोई महाराष्ट्रियन भाषा नहीं बोलेगा तो आप हमको जो मर्जी वो कहिए, लेकिन उसके साथ हम इसी तरह का सलूक करेंगे, कैमरे पर खड़ा होकर उसे थप्पड़ पड़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक यादव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये शिवसेना का स्टाइल है, एक कैंटीन संचालक पर खराब खाना परोसने के आरोप में उसे सरेआम पीट देना, ये स्टाइल कितना जायज है? जी, स्टाइल की बात करें, किसी भी माननीय को ये स्टाइल शोभा नहीं देता। आप जनता के वोटों से विधानसभा में गए तो आप स्टाइल दिखा रहे हैं किसी को मार के। अगर आपको खाना खराब मिलता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराइए। जिस तरह से वो लगातार के विधायक कहते हैं कि लगातार खाने की शिकायतें आ रही थी, कि खराब खाने की शिकायतें लगातार आ रही थी, तो इसको लेकर ये खाना टेस्ट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये स्टाइल नहीं होता। आप उस आदमी को बुला के समझा सकते हैं, जो संचालक है उससे आप बात कर सकते हैं या शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसको लेकर आप विधानसभा के अंदर कोई मुद्दा उठा सकते हैं, इस मुद्दे को भी उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये शिवसेना का स्टाइल बताते हैं, ये शिवसेना के कथित तौर पर गुंडे माने जाएंगे अगर ये स्टाइल शिवसेना दिखाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखिए, लगातार शिवसेना शिंदे गुट हो चाहे उद्धव गुट हो, उद्धव गुट ब्रदर्स को लगातार ठाकरे ब्रदर्स भाषा के विरोध भी कर रहे हैं। जिस तरह से वो लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपना स्टाइल दिखाते हैं, कहते हैं कि हाँ, मराठी नहीं बोलोगे तो आप महाराष्ट्र में नहीं रह सकते। इसको लेकर तमाम तरह के विवाद चल रहा है और आपके विधायक मारने के बाद कहते हैं ये स्टाइल है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के अंदर गुंडे तरह के कार्यकर्ता हैं, वो इस पार्टी के अंदर रूप ले रहे हैं परमानंद जी। क्योंकि ये राजनीतिक स्टाइल नहीं हो सकता। एक राजनेता पूरे प्रदेश का जिम्मेदार होता है और सक्रिय राजनीति की ये जो छवि है ये इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। चाहे वो शिवसेना की बात करें, मनसे की बात करें, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो आपको हमारे तौर तरीके सीखने होंगे, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि ये जो देश है ये विविधताओं का देश है और इन्हीं विविधताओं को जोड़कर कभी भारत का निर्माण हुआ था। आज राजनीतिक कारणों के चलते ये फूट डालने की कोशिश और इस तरह की सोच, अभिषेक, की अगर आपको कहना है हमको गुंडा कह दीजिए, ठीक है, लेकिन हमारा जो स्टाइल है यही रहेगा, ये कहां तक शोभनीय होगा? जी, अगर ये बिल्कुल ही शोभनीय नहीं। आप जनता के लिए चुने जाते हैं, जनता के कामों के लिए चुने जाते हैं, जनता ही कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर सरपरी होती है। तो कहीं ना कहीं आप जनता के नौकर के तौर पे आते हैं। जिस तरह से आप उनको मारने का काम करते हैं भाषा ना बोल पाने को लेकर, तो कहीं ना कहीं अगर आप उत्तर भारत आता है कोई महाराष्ट्र का तो उसको हम ऐसे ट्रीट करके भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर भी लगेगा। लेकिन अब जिस तरह से मराठी ना बोलने पर उत्तर भारतीयों को पीट रहे हैं, बिहार वासियों को पीट रहे हैं, अपना स्टाइल और अपनी गुंडई बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और इस तरह की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चलती परमानंद जी। इस तरह की राजनीति का जल्द ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ जब भाषा को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर राजनीति होती है तो जनता हमेशा वहां पर उठती है और विकास के नाम पर काम करने वालों को वोट देती। तो इसको लेकर ठाकरे ब्रदर्स को समझ जाना चाहिए कि वो अपने पिताजी का सोच रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे का सोचते हैं कि मराठी को सर्वोच्च माना जाए, महाराष्ट्र में रहकर मराठी बोलना चाहिए।
तो कहीं ना कहीं वो राजनीति अब काफी दूर हो चुकी है। आपको विकास और और तरीके के मॉडर्न पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आप मराठी और भाषाओं को, विवाद को लेकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि राजनीति नहीं, अगर इस बात पर राजनीति या भाषा को लेकर राजनीति करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की जो जो शिवसेना थी, वो खत्म हो जाएगी। परमानंद जी, ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ये राजनीति है वो लगातार गहराती जा रही है और महाराष्ट्र से निकलकर ये जो भाषा विवाद का भूत है वो पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा है। महाराष्ट्र में जब उत्तर भारतीयों को हिंदी भाषा बोलने के लिए पीटा गया, उनको मारा गया, तो बिहार से भी इसकी प्रतिक्रिया सामने आई। जो बीजेपी सांसद रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी तरफ से सीधे तौर पर राज ठाकरे को चैलेंज किया गया। निशिकांत दुबे की तरफ से जो बयान आया वो पूरे देश ने सुना। तो अब कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कारणों की वजह से भाषा को बीच में लाकर, अभी तक देश में धर्म पर सियासत हो रही थी, अब भाषा पर भी राजनीति होती दिखाई दे रही है। और इसी राजनीति के परे देश को उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बांटने की कवायद चल रही है। बात करें शिवसेना की, बात करें मनसे की एक भी सीट ना विधानसभा में है, ना लोकसभा में है, ना ही बीएमसी में कोई सीट है। अब राजनीतिक चिराग जो बुझ गया है उसको फिर से जलाने के लिए समझ में आ गया है कि मराठी की बात करके ही एक बार फिर से हम अस्तित्व में आ सकते हैं। शायद इसी वजह से उन छोटे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो उत्तर भारत, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, जो एक शहर को खड़ा करते हैं। आज उन्हीं को उनके शहर से बाहर करने की यह राजनीति बता रही है कि मनसे और शिवसेना की सोच क्या है और आने वाले दिनों में राजनीति के कौन से आयाम दोनों भाई मिलकर गढ़ने वाले हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में लापता हुए 4 बच्चों के शव बरामद हुए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। यूपी के प्रयागराज से 4 बच्चे लापता हुए हैं और अब उनके शव बरामद किए गए हैं। यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर, प्रयागराज से लापता 4 बच्चों के शव बरामद। बच्चों का शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम। बीती शाम लगभग 4 बजे से लापता थे बच्चे। सुबह तालाब के पास से चारों बच्चों के शव बरामद हुए हैं। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहे। जो घटना हुई वो मेजा थाना क्षेत्र के बेदौली गांव का बताया जा रहा है। मेजा थाना क्षेत्र के बेदौली गांव का यह मामला, जहां बीती शाम 4 बच्चे लापता हो गए थे और अगली सुबह तालाब किनारे उनके शव बरामद हुए हैं। यूपी के प्रयागराज से यह खबर, जहां पर 4 बच्चों के लापता होने की खबर बीती शाम को आई थी। बच्चों की खोजबीन की गई और अगली सुबह तालाब किनारे उनके शव बरामद किए गए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की यूपी के प्रयागराज से, जहां पर लापता 4 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।